हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने मुगल वंश का संक्षिप्त अध्ययन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बाबर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, बाबर, इनका शासनकाल हुआ 1526 से 1530 ईस्वी तक। यह भारत का है। ठीक है, ये भारत में जब इन्होंने पानीपत के युद्ध जीतने के बाद आगरा की गद्दी संभाली तो इन्होंने 4 वर्ष तक भारत पर शासन किया। ठीक है, तो इनको हम लोग जन्म से लेते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो फरगाना में। ठीक है, मात्र 11 वर्ष की अल्प आयु में 1494 ईस्वी में वो फरगाना की गद्दी पर बैठा। मात्र 11 वर्ष में कि 1494 ईस्वी में फरगाना की गद्दी पर बैठा, मतलब कि इसके पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो चुकी थी। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माता का नाम कुतुलुग निगार खां। कहते हैं कि इसके पिता जो उमर शेख मिर्जा थे वे तैमूर लंग के 5वां वंशज थे और इनकी माता चंगेज खां की 14वीं वंशज थे। यानी कि ये 2 मंगोल साम्राज्य का ब्लड का मिलन था। क्या? बाबर। कह सकते हैं कि पितृपक्ष तैमूर लंग और मातृपक्ष चंगेज खां दोनों का मिलन था बाबर। ठीक है, बाबर ने जिस नए राजवंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था। कौन सा वंश था? चगताई वंश था। और जानते हैं ये जो चगताई वंश का नाम पड़ा, यह नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा। द्वितीय पुत्र चगताई के नाम पर इस वंश का नाम चगताई वंश पड़ा। ठीक है, अब आते हैं जब बाबर फरगाना का शासक था तो क्या जरूरत थी इंडिया पर आक्रमण करने? कहते हैं बाबर फरगाना का शासक था तो वह समरकंद पर अधिकार करना चाहता था। ठीक है, क्योंकि उसके यह साम्राज्य के पास ही था, तो अपने निकटतम प्रदेशों पर अधिकार करना चाहता था, जो हर शासक की इच्छा होती है। तो बाबर ने समरकंद पर आक्रमण किया, लेकिन कुछ दिनों में फिर इनको वापस लौटना पड़ा और फिर से इनको, कहते हैं कहानी कुछ ऐसे बनी कि अब इनको फरगाना की गद्दी से भी हटा दिया गया। फिर किसी प्रकार यह फरगाना की गद्दी पर बैठे, लेकिन उज्बेकों, उस्मानियों और शक्तिशाली सफवी वंश के कारण इनको इतना भय हो गया और इनका साम्राज्य का विस्तार जो उधर करना था वो नहीं हो पाया। यही कारण है कि इनका एकमात्र झुकाव होगा और जो अंतिम एक लक्ष्य ही बचेगा भारत पर आक्रमण करना। ठीक है, और कहते हैं इसी समय भारत पर बाबर को आक्रमण करने का निमंत्रण भी मिल जाता है। ठीक है, आइए तो बाबर का भारत पर आक्रमण मध्य एशिया में शक्तिशाली उज्बेकों से बार बार पराजय। देख रहे हैं ना, यानी बाबर शक्तिशाली तो था लेकिन इसकी भी पराजय हो रही थी और इस पर भी बीच कौन आ रहा था? यानी उज्बेकों से यह बार बार पराजय पा रहे थे। और यही नहीं, शक्तिशाली सफवी वंश तथा उस्मानी वंश का भय भी था और यही कारण है कि यह इनका जो झुकाव होगा वह भारत की ओर होगा। ठीक है, तो अब ये भारत पर आक्रमण करने की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, इससे पहले 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया। कहाँ अधिकार कर लिया? काबुल पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और 1507 ईस्वी में
1907 ईस्वी में पादशाह की उपाधि धारण की, पादशाह की उपाधि धारण की। मतलब कि इसके तहत अब शासक को बादशाह कहा जाने लगा, बादशाह। यानी कि इनकी जो पैतृक उपाधि थी मिर्जा, इनके पिता का क्या नाम था, उमर शेख मिर्जा, इनकी पैतृक उपाधि थी मिर्जा, उसको त्याग कर इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण किया। यानी कि मुगल वंश के जो भी शासक होंगे वह बादशाह कहे जाने लगे। इससे पहले जितने भी मुस्लिम शासक थे वो सभी अपने आप को सुल्तान कहते थे, लेकिन यह मुगल वंश अपने आप को बादशाह कहेंगे। ठीक है। बाबर ने पानीपत विजय से पूर्व भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो कहते हैं पानीपत युद्ध से पहले बाबर ने भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। कितने बार आक्रमण किया था? 4 बार आक्रमण किया था। नोट करते रहेंगे आप लोग कि बाबर ने पानीपत युद्ध से पहले भारत पर कुल 4 बार आक्रमण किया था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध बाजौर और भेरा पर किया। देख रहे हैं ना। और कहते हैं भेरा के किला को जीतने के लिए ही भेरा के किला को जीतने के लिए उसने का मतलब यहाँ आ गया, बाबर ने सर्वप्रथम यानी कि भारत में सर्वप्रथम बारूद अथवा तोपखाने का प्रयोग किया गया। यानी कि सवाल पूछते हैं कि भारत में सर्वप्रथम तोपखाने का या बारूद का इस्तेमाल किसने शुरू करवाया? तो बाबर ने करवाया। कहाँ करवाया? तो भेरा के किला को जीतने में सर्वप्रथम बारूद का इस्तेमाल किया गया। ठीक है। पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। बाबर ने जब पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा 1526 ईस्वी में, तो बाबर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया तो उस समय भारत में बंगाल, मालवा, गुजरात, सिंध, कश्मीर, मेवाड़, खानदेश, विजयनगर, बहमनी के छुटपुट रियासतें आदि अनेक स्वतंत्र राज्य हो चुके थे। यानी कि भारत में क्या था? अनेकता का भाव था। अनेक राज्य स्वतंत्र हो चुके थे। इब्राहिम लोदी की पकड़ कमजोर हो रही थी। और यही नहीं, इसी समय बाबर को भारत पर आने का निमंत्रण भी दे दिया गया। ठीक है। कहते हैं बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि उस समय जो भारत में जो इतने राजवंश शासन कर रहे थे तो उसमें 2 हिंदू राजवंश थे, मेवाड़ और विजयनगर, जिसमें विजयनगर के महानतम शासक राजा कृष्णदेव राय समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक थे। यह बाबर का कहना है। ठीक है। कहते हैं बाबर को निमंत्रण देने का काम किस किस ने किया था भारत पर आक्रमण करने का? तो कहते हैं पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोधी। और यही नहीं, बाबर ने अपने बाबरनामा में यह भी लिखा है कि राणा संगा ने भी हमें भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था, लेकिन जब मैंने पानीपत का युद्ध लड़ा तो उस समय राणा संगा ने हमें किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं पहुंचाई। ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब होगा? 1526 ईस्वी में। और बाबर का विजय तो होगा ही, क्योंकि इतिहास यहां से बदलेगा। का मुख्य कारण है उनका तोपखाना। ठीक है ना, तोपखाना एवं उनका कुशल सेनापतित्व। कहते हैं अगर आपका जो सेनापति हो, योग्य हो, कुशल हो, तो किसी भी युद्ध को जीतना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर जो बाबर ने पानीपत के युद्ध में जीत हासिल की, तो इनके पीछे इनका कुशल सेनापतित्व था। ठीक है। और तोपखाना तो था ही था, लेकिन कुशल सेनापतित्व था, क्योंकि कहते हैं इब्राहिम लोदी के पास बहुत बड़ी सेना थी जबकि बाबर के पास कम, तो भी युद्ध में जीत हासिल हुई बाबर को। क्यों? तो कहते हैं बाबर ने युद्ध में एक नई नीति का
प्रयोग किया। जैसे युद्ध में बाबर ने उज़्बेकों की युद्ध नीति, बाबर ने जो मध्य एशिया में युद्ध लड़ रहे थे उज़्बेकों से, उस्मानियों से, तो उनसे वो युद्ध की नीति सीख लिए, उनसे युद्ध की नीति सीख लिए जो उनको इंडिया विजय, भारत विजय में काम आया। तो उज़्बेकों की युद्ध नीति तुगलमा युद्ध पद्धति, तुगलमा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि, तोपों को सजाने में उस्मानी विधि, जिसको रूमी विधि भी कहा जाता है, का प्रयोग किया था। ठीक है, कहते हैं उस्मानी विधि क्या है, तो दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर उसमें तोपों को रख कर चलाया जाता था। ठीक है, कहते हैं कि बाबर ने जो युद्ध की पद्धति अपनाई थी वो बेहतरीन थी, जो उनको पानीपत के युद्ध में या भारत के किसी भी युद्ध में जीतने को, विजय करने में सफल होगा। कहते हैं कि हमारे देश में जो सेना युद्ध लड़ती थी, राजा युद्ध लड़ते थे, तो राजा खुद आगे होते थे और युद्ध की नीति होती है कि अगर राजा को कुछ हो गया तो सेना उल्टे पांव भाग जाती थी, यानी कि युद्ध को हारा हुआ मान लिया जाता था। अब यही नहीं तो बाबर क्या करता था, यहाँ पे अपना एक सेना को आगे करता था, वो खुद पीछे रहता था कुशल सैनिकों के साथ। जब सेना थक जाती थी दुश्मन राज की, तो यह अपने सैनिकों के साथ आक्रमण करता था, जिससे कि इनको विजय होने में कारगर होता था। ठीक है, बाबर के तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खां जैसे तुर्क अधिकारी कर रहे थे पानीपत के युद्ध में। यानी कि ये दो कुशल नेतृत्व जो थे तोपखाने का, उस्ताद अली और मुस्तफा खां, ये कहाँ तुर्क अधिकारी थे। कहते हैं इन्होंने अपनी निशानबाजी से, अपने तोपखाने की निशानबाजी से पानीपत के युद्ध का नक्श, क्या कहते हैं, इतिहास ही बदल दिया। भारत का इतिहास ही बदलने का काम किया अपने तोपखाने से। ठीक है, लेकिन बाबर इस जीत का श्रेय अपने तीरंदाजों को देता है, तीर चलाने वाले सैनिकों को देता है। देख रहे हैं ना, भले ही कुशल नेतृत्व किया गया तोपखाने के द्वारा, लेकिन बाबर इस जीत का श्रेय अपने तीर चलाने वाले तीरंदाजों को देता है। ठीक है, कहते हैं पानीपत के युद्ध में विजय की खुशी में बाबर ने काबुल से बाबर को बहुत लगाव होगा। बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान में देगा। यह अपनी खुशी को व्यक्त करने का इनका तरीका था। ठीक है, तो कहते हैं जब इन्होंने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया, तो यही कारण इतिहासकार इनकी उदारता को देखते हुए बाबर को कलंदर की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? कलंदर की उपाधि दी। ठीक है, अब आते हैं आखिर पानीपत के युद्ध में बाबर की तेज नीति हो गई, जिसके कारण बाबर विजय हुआ, लेकिन इब्राहिम लोदी पराजय क्यों हुआ? तो कहते हैं इब्राहिम लोदी के पराजय का मुख्य कारण था उनके आपसी जो सूबेदार थे, अमीर थे, उनमें एकता का अभाव था। और बोले ना कि उस समय भारत क्या था, विखंडन का सामना कर रहा था। बंगाल, मालवा, गुजरात, सिंध, कश्मीर, मेवाड़, खानदेश, विजयनगर, बहमनी के छोटे छोटे रियासत, ये सभी आपस में अलग अलग स्वतंत्र थे और सभी चाह रहे थे आगरा पर कब्जा करना। अगर सभी एक हो जाते और बाबर का सामना करते तो फिर इतिहास कुछ और होता। लेकिन यहाँ पर एकता का इब्राहिम लोदी के द्वारा जो पराजय का सामना करना पड़ा, उसके पीछे कारण था एकता का अभाव, अकुशल सेनापतित्व और अफगान सरदारों की इब्राहिम लोदी से नाखुशी। अफगान सरदार जो थे इब्राहिम लोदी को शासक की गद्दी पर देखना नहीं चाहते थे। यही कारण है कि इब्राहिम लोदी को युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि जो इब्राहिम लोदी के चाचा
आलम खान लोधी और पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी दोनों क्या थे, अफगानी थे। उन्होंने बाबर को निमंत्रण दिया भारत पर आने का। देख रहे हैं ना, तो ये इनके नाखुशी के कारण ही इब्राहिम लोधी की पराजय हो गई। और ये नहीं कि पानीपत का युद्ध का परिणाम मुगलों की दृष्टि से ज़्यादा फायदेमंद हुआ, ज़्यादा फायदेमंद नहीं हुआ। ठीक है, कहते खानवा के युद्ध ने मुगल को भारत में प्रतिस्थापित करने का काम किया, लेकिन लोदियों के भाग का निर्णय पानीपत के युद्ध ने कर दिया, क्योंकि अब कुछ भी हो दिल्ली की आगरा की गद्दी पर लोदी राज नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पानीपत के युद्ध के जीतने के बाद 27 अप्रैल 1526 में बाबर ने दिल्ली में खुतबा पढ़वाया और खुतबा में अपना नाम पढ़वाया। देख रहे हैं ना, दिल्ली में खुतबा पढ़वाया और खुतबे में किसका नाम आया, बाबर का नाम आया। और यही नहीं, हुमायूं ने आगरा जाकर आगरा पर भी अधिकार करके बाबर को वहां का बादशाह घोषित कर दिया। यानी कि देख रहे हैं ना, लोदियों की दोनों राजधानी प्राचीन एवं नवीन दिल्ली और आगरा दोनों पर अधिकार हो गया अब मुगलों का। और यही नहीं, आगरा पर जब हुमायूं ने अधिकार किया तो वहां पर लोदियों के द्वारा जमा किया गया खजाना भी मिला, जिससे कि मुगलों की जो आर्थिक स्थिति दयनीय थी वह दूर हो गई, सारी प्रॉब्लम ही सोल्व हो गई मुगलों की। ठीक है, अब बाबर को अगले साल भर के बाद फिर एक युद्ध का सामना करना पड़ेगा, वो होगा इतिहास में प्रसिद्ध खनवा का युद्ध। ठीक है, कहते हैं आगरा से 40 किलोमीटर दूर खनवा के मैदान में राणा संगा और बाबर के बीच में युद्ध लड़ा जाएगा। राणा संगा और बाबर के बीच में युद्ध लड़ा जाएगा। कहते हैं यह युद्ध में जीत के कारण ही बाबर भारत में प्रतिस्थापित हो पाता है, यानी मुगल स्थापित हो जाता है। कहते हैं राणा ने एक बहुत बड़ी सेना को इकट्ठा कर लिया था और इसमें बहुत सारे उनके सहयोगी थे। देख रहे हैं, राणा के सहयोगी हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, आलम खां लोदी तथा मेदिनी राय, इतनी बड़े सहयोगियों का संगठन था राणा संगा के पास। कहते हैं इतने बड़े संगठन को देखकर बाबर के सैनिकों का मनोबल गिर जाता है। तो बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, देख रहे हैं यहाँ पर, बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा जो मुस्लिमों को धर्म के प्रति क्या करता है, ज़्यादा उत्सुक करता है। जिहाद का मतलब होता है इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध। इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध को जिहाद कहा जाता है। तो बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया। किसका नारा दिया? जिहाद का नारा दिया। और साथ ही जीवन भर शराब न पीने का कसम खाया। देख रहे हैं ना। और यही नहीं, मुसलमानों पर लगने वाला तमगा कर, जो एक प्रकार का सीमा कर था जो सिर्फ मुस्लिमों पर लगता था, तो मुसलमानों पर लगने वाला तमगा को हटा लिया। कहते हैं भयंकर युद्ध हुआ खनवा के मैदान में, और इस युद्ध में राणा संगा की जब पराजय निश्चित हो रही थी तो राणा संगा की जगह पर हसन खां मेवाती, राणा संगा के जगह पर हसन खां मेवाती ने राणा का छत्रसाल लेकर युद्ध का संचालन किया, और राणा संगा वहां से भाग खड़ा हुआ ताकि फिर से वो मुगलों का सामना कर पाए। ठीक है, तो बाद में भले ही उसके जो सहयोगी होते हैं, राणा के अमीर होते हैं, वह राणा संगा को जहर देके मरवा डालते हैं। ठीक है, कहते हैं इस युद्ध में किसकी विजय हुई? बाबर की। खनवा के युद्ध के मैदान में बाबर की विजय ने मुगलों को भारत में अब स्थापित कर दिया। और युद्ध विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? गाजी की। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बाबर के दो युद्ध है, जो घग्गर का युद्ध है, ठीक है, और
चंदेरी का युद्ध है। उसके बाद उनके कुछ जैसे कि रचना, बाबरनामा आदि के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा।